नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है खबर दोपहर का। यूपी में अपराधियों और मंचलों के खिलाफ लगातार योगी सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है, लेकिन जो वारदातें यूपी में महिलाओं के साथ हो रही हैं, वो पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठा रही हैं। एक के बाद एक दिल दहला देने वाली घटना से सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं। दिल सबका तब झकझोर गया जब महिलाओं की सुरक्षा में तैनात महिला सिपाही के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार हो गई। दरअसल 4 दिन पहले सरयू एक्सप्रेस में महिला सिपाही के साथ चलती ट्रेन में दरिंदगी हुई। महिला हेड कांस्टेबल ट्रेन की बोगी में खून से लथपथ मिली थी। जिसने भी वो मंजर देखा अंदर से सहम गया। इससे लोग सिहर भी नहीं पाए कि दूसरा मामला राजधानी लखनऊ से सामने आया है, जहां पुलिस आयुक्त के कार्यालय में एक महिला कांस्टेबल के साथ उत्पीड़न की घटना घटी है। यह घटना राजधानी लखनऊ के अंधेरे साए में घटी। यही नहीं, आज फिर यूपी के बुलंदशहर में बीए की छात्रा को नौकरी का झांसा देकर अगवा कर उसे चलती कार में गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया, जिससे सवाल उठता है क्या वाकई यूपी में महिलाएं सुरक्षित हैं? तो सिस्टम पर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहा है। महिलाओं की सुरक्षा के जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, वो सारे फेल होते नजर आ रहे हैं। प्राप्त हुई, जिसके अनुसार 2 दिन पहले 1 सितंबर को एक जहांगीराबाद थाना क्षेत्र की ही निवासी एक लड़की को उसके पूर्व में परिचित व्यक्ति द्वारा, जो उसके साथ पहले पढ़ा करता था, अपने साथ ले जाया गया तथा गाड़ी में उसके साथ बलात्कार की घटना कारित की गई। इस तहरीर का संज्ञान लेके एफआईआर पंजीकृत कर ली गई है। लड़की का मेडिकल करा दिया गया है। बाकी तथ्यों की जांच करके आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। कॉलेज के बाद मुझे वहाँ से मैं बाइक पे बैठी, जॉब के सिलसिले में मेरी बात हुई थी। वहाँ से आगे प्लेनशेड रोड पे मुझे कार में बैठाया गया। आपकी बात किससे हुई थी जॉब के सिलसिले में? नीरज। धीरज। तो मैं आगे वहाँ पे प्लेनशेड रोड पे कार में बैठाया। फिर उसमें 3 लोग और थे। मैंने पूछा कि कौन है, उन्होंने कहा दोस्त है। अच्छा। उसके बाद मैं बैठ गई। फिर उसके बाद उन्होंने गलत काम करा, आगे नशेले मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह दी। आगे फिर मुझे औरंगाबाद वाले रोड पे उतार के चले गए। हाँ। पता उसने कहा कैसे खड़ी हो, तो उन्होंने कहा मैं कॉलेज के लिए जा रही हूँ। तुम जॉब के लिए बोल रही थी कि हाँ कंप्यूटर आता है तुमसे चलाना? कि नहीं आता है, लेकिन इतना नहीं आता। तो चलो तो तुम जॉब के लिए मैं लेकर चलता हूँ तुम्हें, मेरी बात होगी जॉब के लिए। उसे बुलंदशहर ले गया अपाची गाड़ी पर। फिर वहाँ बुलंदशहर ले जाने के बाद में उसने कार बुलाई। मेरी बेटी ने पूछा कि ये लड़के कौन है? ये मेरे दोस्त हैं, ऐसी कुछ वजह नहीं है, इनसे मेरी घर की बात है। उसे बिठा कर औरंगाबाद रोड पर ले गए। इसने विरोध करा कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इसने कह दिया हम जॉब के लिए जा रहे हैं। उसके बाद में मेरी बेटी को कोई होश नहीं है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये 3 बड़ी घटनाएं घटी हैं, जहां पहली अयोध्या में, दूसरी बुलंदशहर में और तीसरी लखनऊ में। ये ताजा मामला है जो तमाम व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर रहा है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी बुलंदशहर से इकराम हमसे जुड़ चुके हैं। देखिए इकराम, जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, वो सारे फेल नजर आ रहे हैं। बीए की छात्रा को नौकरी का झांसा देकर उसके साथ गैंगरेप जैसी घटना को अंजाम दिया गया है। क्या कुछ ये पूरा मामला है? मैं बता दूं मयूरी आपको, ये बुलंदशहर के जहांगीराबाद थाना कोतवाली क्षेत्र का ये मिलने का मामला था, जहां छात्र को पूर्व परिषद युक्त से नौकरी दिलाने के नाम पर उसे ओयो में लेके गया था, जिसमें पुलिस ने जांच में पाया गया है। पुलिस की जांच में फर्जी निकला है ये बीए का छात्र से रेप का मामला, जिसमें आपको बता दूं पुलिस का दावा है गैंगरेप नहीं है, पीड़िता से हुई रेप की वारदात। पीड़िता के मां ने एक नामजद और 3 अज्ञातों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है और पीड़िता की मां ने तहरीर में चलती कार में गैंगरेप होने की लिखी थी बात। पुलिस ने आरोपी गिरफ्तार तकनीक माध्यम से घटना में क्या नया खुलासा। पुलिस ने पीड़िता और आरोपी के बयान रिकॉर्ड करके भी जोड़ी घटना की कैड़ियां। पुलिस का दावा है सिर्फ पूर्व परिचित नामजद आरोपी ने किया था छात्र से रेप। पुलिस ने कार में घटना में अन्य लोगों शामिल होने की बात की। जी इकराम, पुलिस इस पर अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की है? किस एंगल से कार्रवाई की जा रही है? पुलिस का क्या कुछ कहना है इस मामले पर?
पुलिस का कहना ये है, पुलिस ने जो जांच में पाया है, एक ही आरोपी है जो ओयो होटल में से छात्र को लेके गया था, और 3 जो है वो फर्जी निकले हैं। पुलिस की जांच में ये पाया गया है। परिजनों का इस मामले पर क्या कुछ बयान आया है इकराम? परिजनों का कहना ये है कि नौकरी दिलाने के नाम पर, जैसे छात्र को बीए के छात्र को नौकरी दिलाने के नाम पर लेके गया था, और उनका कहना यह है कि 3 और थे कार में बैठे हुए, लेकिन 3 नहीं थे, वो इकला ही था जो परिजनों के छात्रों को लेके गया था। तो इकराम, क्या ये जो आरोपी थे महिला को पहले से जानते थे? कितने आरोपी उसमें शामिल थे जो पहले से महिला को जानते थे? किस तरह इस वारदात को अंजाम दिया गया? ये जो आरोपी था जो ओयो होटल में लेके गया था, ये पहले इसका परिचित था और इससे बातचीत पहले से ही इस महिला की थी। और वो जो उसके दोस्त थे जो बता रहे थे कि कार में, उनसे भी 2 दोस्तों से उसकी जानकारी थी। जी धन्यवाद इकराम, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, यूपी में अपराधियों और मनचलों के खिलाफ लगातार योगी सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। लेकिन जो वारदातें हैं यूपी में महिलाओं के साथ हो रही है, वो पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। ये 3 बड़ी घटनाएं आपको बता रहे हैं, पहली अयोध्या से, दूसरी बुलंदशहर से और तीसरी लखनऊ से, जहां बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया गया। ऐसी घटना जो दिल को दहला देने वाली घटनाएं हैं, जो तमाम सिस्टम पे, महिला सुरक्षा पे और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं। एक के बाद एक दिल दहला देने वाली घटना लगातार सामने आ रही है, सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दिल सबका तब झकझोर गया जब महिलाओं की सुरक्षा में तैनात महिला सिपाही के साथ दरिंदगी की जाती है और सारी हदें पार हो जाती हैं। अयोध्या से यह मामला सामने आता है, जहां 4 दिन पहले सरयू एक्सप्रेस में महिला सिपाही के साथ चलती ट्रेन में दरिंदगी हुई है। महिला हेड कांस्टेबल ट्रेन की बोगी में खून से लथपथ मिली थी। जिसने भी वो मंजर देखा अंदर से सहम गया। इससे लोग सिहर भी नहीं पाए थे कि दूसरा मामला राजधानी लखनऊ से सामने आ गया, जहां पुलिस आयुक्त के कार्यालय में एक महिला कांस्टेबल के साथ उत्पीड़न की घटना घटी है। यह घटना राजधानी लखनऊ के अंधेरे साए में घटी है। यही नहीं, आज फिर यूपी के बुलंदशहर में बीए की छात्रा को नौकरी का झांसा देकर गैंगरेप जैसी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। तो सोचिए, किस तरह से जो दावे किए जाते हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, वो सारे फेल नजर आ रहे हैं। दिल दहला देने वाली घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। जो प्रशासन, जो पुलिस सुरक्षा के लिए लगाई जाती है, उन्हीं के साथ घटनाएं घट रही हैं। बड़ी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। लगातार सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। महिला सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। जो दावे किए जाते हैं महिलाओं सुरक्षा को लेकर, और सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा होता है कि क्या महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। तो आपको आंकड़े भी बता देती हूं। अगस्त में जारी एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में यूपी में महिलाओं के खिलाफ दूसरे राज्यों की तुलना में सबसे अधिक 5,06,083 मामले सामने आए हैं। ये आंकड़े 2019 के मामलों के मुकाबले भले ही कम हो, पर साल 2020 के मामलों के मुकाबले सबसे ज्यादा है। तो सोचिए, किस तरह से जो दावे किए जाते हैं वो सारे फेल नजर आ रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल अब यही खड़ा होता है कि महिलाएं किस तरह से सुरक्षित हैं। लगातार घटनाएं शामिल हैं, लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं। पिछले 3 साल की बात करें तो एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि तीनों साल 2019, 20, 21 में यूपी महिलाओं के खिलाफ अपराध में नंबर 1 पर है। वहीं यदि क्राइम रेट के हिसाब से इसे देखें तो यूपी में महिलाओं के खिलाफ क्राइम रेट 50.5 है। क्राइम रेट में सबसे ऊपर असम 168.3 और सबसे नीचे नागालैंड में 5.1 है। तो यूपी में महिला की सुरक्षा पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी कलीम हमसे जुड़ चुके हैं। कलीम, देखिए, जो लगातार दावे किए जाते हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कि महिलाएं सेफ हैं, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं तमाम मामले सामने आ रहे हैं, महिलाओं के साथ दरिंदगी की जा रही है। किस तरह से भरोसा किया जाए कि महिलाएं सेफ हैं? अभियान चलाए जा रहे हो, गुलाबी व्यवस्था चलाई जा रही हो, लेकिन ये पूरी तरीके से फेल नजर आ रहे हैं। क्योंकि उसके पीछे वजह है कि जिस तरीके से पिंक बूथ गाड़ियां चलाई गई, पिंक स्कूटी चलाई गई, पिंक पेट्रोल चलाया गया, वो लगातार क्षेत्र में भ्रमणशील रहने के निर्देश दिए गए थे। इसके साथ ही अगर बात की जाए डायल 112 की, यानी कि यूपी 112 जो लगातार क्षेत्र में भ्रमणशील रहने की बात की जाती है, उसमें महिला पुलिसकर्मी भी तैनात किए जाते हैं।
लेकिन अगर क्षेत्रों में घूमने की बात की जाए तो वो घूमते हुए नजर नहीं आते हैं, जबकि वो केवल एक छांव की जगह देख लेते हैं। उस छांव की जगहों पर लगातार गाड़ी के अंदर एसी चलाकर बैठे हुए नजर आते हैं। फिर चाहे पिंक बूथ की बात की जाए, वो भी लगातार एसी और कूलर चलाते हुए पिंक बूथ के अंदर बैठे नजर आते हैं। और अगर अब पिंक पेट्रोल की बात की जाए तो जिस तरीके से क्षेत्र में भ्रमणशील रहने के जो निर्देश दिए जाते हैं पिंक पेट्रोल चलाने के, लेकिन वो गाड़ियां लगातार घरों की कामकाज में इस्तेमाल होती हुई नजर आती हैं। ऐसी कई तस्वीरें सामने आई, क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं के बीच जाने की जो बात की जाती है, महिला सुरक्षा की जो बात की जाती है, वो महिला सुरक्षा को लेकर के लगातार फेल भी नजर आती है। इसके पीछे अगर वजह की बात बताई जाए तो अगर जब अधिकारी इस मामले का संज्ञान लेते हैं, उनसे अगर इस मामले को लेकर के क्षेत्र की अगर फोटो मांगी जाती है तो केवल शाम को एक अभियान चला लिया जाता है, पार्कों में पहुंचाया जाता है। उसके बाद केवल पार्क से 4-5 फोटो खींची जाती है और वो भेज दी जाती है अधिकारी को। उसके बाद वो लगातार फिर एसी के कमरे में बैठ जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आती है उसको लेकर साफ कहा जा सकता है कि महिला सुरक्षा आखिर किसके भरोसे है, क्योंकि दावे कई हैं, लेकिन ग्राउंड की बात की जाए तो वो साफ तौर से जीरो नजर आता है। अभी जैसे कि बुलंदशहर की बात की जाए, बुलंदशहर में गैंगरेप की जो घटना सामने आई है, फिर चाहे बात की जाए अयोध्या की बात की जाए, या फिर अगर मेरठ की बात की जाए, अलीगढ़ की बात की जाए, कानपुर की बात की जाए, ऐसे कई जिले हैं जहां पर से इस तरीके की घटनाएं सामने आई। फिर चाहे सीतापुर की बात की जाए, क्योंकि जो घटनाएं सामने आ रही है उसको लेकर के लगातार सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए अधिकारियों की, तो वो ग्राउंड पर न उतर करके केवल एक नॉर्मली बैठक करते हैं जिसमें दिशा निर्देश जारी कर देते हैं, लेकिन अपराधों की बात की जाए तो उस पे रोकने में नाकाम साबित होते हैं। अगर इन मामलों की मयूरी जी बात की जाए, जिस तरीके से यूपी के कार्यवाहक डीजीपी विजय कुमार की, तो उनके द्वारा लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो बैठक की जाती है, बैठक के दौरान कई निर्देश दिए जाते हैं। जैसा कि कल भी रविवार को डीजीपी के द्वारा एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की गई थी, उसमें महिला सुरक्षा को लेकर के एक अहम मुद्दा उठाया गया था। इसमें साफ तौर से कहा गया था कि महिला सुरक्षा प्रथम दृष्टया है, यानी कि महिलाएं जो सड़कों पर निकलती हैं उनकी सुरक्षा अहम है। यानी कि रात के अगर 12 बजे भी महिला घर से निकलती है तो अपने आप को कलीम, देखिए महिला कांस्टेबल के साथ घटनाएं घट जा रही हैं जो कहीं ना कहीं महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगाई जाती हैं, तो जनता भरोसा कैसे करे कि जब महिला कांस्टेबल के साथ ऐसी घटना घट जा रही है तो आम महिलाएं अपने आप को कैसे सुरक्षित माने? हाँ देखिए मयूरी जी, जिस तरीके से अगर बात की जाए महिला पुलिस कर्मियों के साथ जिस तरीके से घटनाएं आ रही हैं, क्योंकि अगर हम घटनाओं की बात करें तो हम केवल अयोध्या की घटना नहीं देखेंगे, क्योंकि अयोध्या में तो एक दरिंदगी की जो घटना सामने आई थी उसको तो फिलहाल अधिकारियों ने नकार दिया, क्योंकि अधिकारियों ने तो साफ तौर से कह दिया कि इस दरिंदगी की ऐसा कोई भी तथ्य सामने नहीं आया है। लेकिन अगर हम पुलिसकर्मियों की बात की जाए, पुलिसकर्मियों के जिस तरीके से वीडियो सामने आए, ऑडियो सामने आए, जिस तरीके से महिला पुलिसकर्मियों ने लगातार शिकायती पत्र दिया जिसमें जांच भी हो रही है, जिसमें लखनऊ की बात की जाए, कानपुर की बात की जाए, क्योंकि कानपुर का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ जिसमें एक पीड़िता जो पीड़ित महिला है वो अपने पति की शिकायत लेकर जाती है थाने पर, तो वो जो दरोगा के पास शिकायत हो रही होती है वो दरोगा ही लगातार उसको फोन करके अपने जंजाल में फंसाने की कोशिश करता है, लगातार उससे अपहत्ता करता है, छेड़खानी वाली बातें करता है। उसके बाद अगर बात की जाए महिला पुलिसकर्मी की, तो महिला पुलिसकर्मी ने जिस तरीके से राजधानी लखनऊ में जहाँ पर खुद पुलिस कमिश्नर बैठते हैं और अधिकारी बैठते हैं, मुखिया बैठते हैं, उस जिले की अगर बात की जाए, क्योंकि कमिश्नर कार्यालय की अगर बात की जाए, वहां पर किस तरीके से महिला पुलिसकर्मी ने शिकायती पत्र दिया जिसमें साफ तौर से कहा कि उसके साथ इस अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए उसके साथ छेड़खानी की है। फिलहाल कार्रवाई जरूर हुई, लेकिन अगर बात की जाए सुरक्षा की, तो महिला सुरक्षा जिनके भरोसे है, जब वही लोग अगर महिलाओं की सुरक्षा से खिलवाड़ करते नजर आएंगे तो जाहिर सी बात है महिला आज किसके पास हाथ लगाए। क्योंकि पिंक पेट्रोल की जो बात की जाती है, जो चौकियां बनाई गई, बूथ बनाए गए, वहां पर जब महिलाएं पहुंचती हैं अपनी शिकायत लेकर के, तो वो लोग लगातार इन मामलों में शिकायतों का निस्तारण करने के बजाय उनको थाने का सीधा रास्ता दिखा दिया जाता है। जबकि थाने से बचने के लिए वो पिंक बूथ बनाया गया था कि आखिर महिलाएं अपनी पूरी बात खुलकर महिला पुलिसकर्मियों से कर सकें और उसका निस्तारण पा सकें। लेकिन उनके निस्तारण की जो बात की जाए महिला पुलिसकर्मियों के द्वारा नहीं किया जाता, वो सीधा थाने की ओर भेज दिया जाता, जिसके बाद वो महिलाएं थक हार करके विधानसभा की तरफ कूच भी करती हुई नजर आती हैं। क्योंकि अभी हम महीना 1.5 महीने की अगर बात की जाए तो राजधानी लखनऊ से विधानसभा से लेकर सीएम आवास तक की कई ऐसी महिलाएं पहुंची जिन्होंने कई गंभीर आरोप भी लगाए कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी, उनकी सुनवाई करने के बजाय उनको लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था।
जैसे कि अगर बात की जाए भी कुछ समय पहले की, जिस तरीके से छात्राओं के द्वारा एक गंभीर आरोप लगाया गया था कि छात्राओं ने जब प्रधानाचार्य के खिलाफ शिकायती पत्र दिया था कार्रवाई को लेकर के, तो छात्राओं को ही थाने पे लगभग 4 घंटे तक बैठाया गया था। तो इस मामले को लेकर के उन्होंने भी सीएम से गुहार लगाई थी। तो जाहिर सी बात है, महिला सुरक्षा की जिस तरीके से दावे किए जाते हैं वो ग्राउंड जीरो पर जीरो ही नजर आते हैं। लेकिन कागजों में अगर बात की जाए तो कागजों में साफ तौर से दर्शाया जाता है कि महिलाओं के प्रति जो आंकड़े हैं वो कितने कम हो रहे हैं। जबकि जो बात की जाए मासूम बच्चों के साथ, मासूम बच्चियों के साथ, तो उसमें भी काफी क्रूरता भी सामने नजर आती है, दरिंदगी भी सामने आती है, क्योंकि मासूम बच्चों के साथ भी ऐसी कई घटनाएं घटी है जिसमें जी करीम, लगातार घटनाएं सामने आ रही जो सिस्टम की पोल खोलते हुए नजर आ रही है। तमाम बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो यूपी में अपराधियों और मनचलों के खिलाफ लगातार योगी सरकार जहां एक तरफ काम करती हुई नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ लगातार बर्बरता जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। लगातार यूपी में महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं। वो पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़े कर रहे हैं। एक के बाद एक दिल को दहला देने वाली घटनाएं सामने आ रही हैं जो सिस्टम पर सवाल खड़ रहे हैं। तो लगातार मामले सामने आ रहे हैं जो महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि अयोध्या जिले में बुधवार को क्राइम की दुनिया का एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सबको सकते में डाल दिया। आपको बता दें कि यहां चलती ट्रेन में महिला कांस्टेबल के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। महिला खून से लथपथ सीट के नीचे मिली। जरा सोचिए, महिला कांस्टेबल ही जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगाई जाती हैं, वही अगर सुरक्षित नहीं है तो किस पर भरोसा किया जाए कि आम महिलाएं सुरक्षित हैं। घोसी में विधानसभा के उपचुनाव ने यूपी की सियासी तपिश बढ़ा दी है। यूपी की दो चिर प्रतिद्वंदी पार्टियों ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। एक तरफ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की साख दांव पर है, तो दूसरी तरफ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए ये जीत भविष्य की सियासत को मील का पत्थर साबित होने वाली है। लेकिन इन सब के बीच बसपा सुप्रीमो अपने एक बड़े फैसले के बाद से दोनों ही पार्टियों के दिल की धड़कनें तेज कर दी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने बसपा चीफ मायावती का हवाला देते हुए अपने वोटरों से चुनाव से दूर रहने की अपील की है। वहीं जो समर्थन मतदान प्रक्रिया में भाग लेने घर से निकलते भी हैं तो उन्हें नोटा का बटन दबाने को कहा गया है। इस ऐलान के बाद बीजेपी अब बसपा के वोटरों को अपने पाले में लाने की जुगत में लग गई है। इसे उम्मीद है कि मोदी योगी की योजनाओं का हवाला देकर बसपा के वोटर उनके प्रत्याशी के पक्ष में आसानी से आ जाएंगे, जिसका असर सीधे चुनाव परिणाम में दिखेगा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने बसपा चीफ मायावती का हवाला देते हुए कहा है, तो मायावती ने अपील की है, आपको बता दें, जिसमें उन्होंने अपने वोटरों से चुनाव से दूर रहने की अपील की है। जो समर्थक मतदान प्रक्रिया में भाग लेने घर से निकलते भी हैं तो वो नोटा का बटन दबाकर ही वापस आए, ऐसा मायावती की तरफ से अपील की गई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने बसपा चीफ मायावती का हवाला देते हुए कहा है। तो देखिए, ये इनके जो वोटर हैं वो किसी के पाले में न जाने पाए, इसको लेकर मायावती अब कवायद तेज कर दी है। अपने वोटरों से चुनाव से दूर रहने की अपील कर दी है उन्होंने सार्थक मतदान प्रक्रिया में भाग लेने घर से निकलते भी हैं तो नोटा का बटन दबाने के लिए कहा है पार्टी। और इस खबर पर हमारे सहयोगी विवेक हमसे जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी पूरी तरह से चुनावी मोड में नजर आ रही है, घोसी चुनाव बेहद ही अहम माना जा रहा है दोनों पार्टियों के लिए, वहीं अब मायावती ने अपील कर दी है कि वोटर दूर रहें। देखिए मयूरी, बात की जाए जिस प्रकार से घोसी चुनाव अपने आखिरी पड़ाव पर है, 5 सितंबर या निकल बात की जाए तो वोटिंग होगी। मतदाता घोसी के अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसके बाद 8 तारीख को रिजल्ट आना है और जो जाति समीकरण इस सीट पर बैठता फिट दिखाई दे रहा है। 4,25,000 वोटरों में सबसे ज्यादा मतदाता मुस्लिम समुदाय से हैं, 85,000 वोटर मुस्लिम से, इसके बाद 70,000 वोटर दलित हैं। तो मुस्लिम और दलित ये दो सबसे ज्यादा वोटर्स हैं और इन दोनों समुदायों में जिसने भी अपनी सिंधमारी कर ली, घोसी का किंग वो हो सकता है। दोनों ही पार्टियां लगातार इन दोनों ही समुदाय को अपनी तरफ आकर्षित करने में लगी हुई है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम समुदाय को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए पसवंदा घाट खेला
और अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद को इसकी जिम्मेदारी थी। इसके अलावा कई और मुस्लिम नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, जो घोसी में मुस्लिम समाज को रिझाने के लिए उतरे थे। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी अगर बात करें तो तकरीबन 56,000 यादव बिरादरी का भी वोट है। ऐसे में यादव बिरादरी का वोट हमेशा इस सपा के साथ रहा है, MY समीकरण सपा के साथ रहा है। लेकिन इस बार बीजेपी के पसमंदा कार्ड से मुस्लिम समाज में कितनी लॉबिंग होगी वोट के लिए, वो देखने वाली बात होगी। अगर बात की जाए जिस तरीके से जो पीडीए का फार्मूला अखिलेश यादव ने जिस तरीके से जताया है, अगर वो पीडीए का फार्मूला यहाँ पर फिट साबित हो जाता है तो समाजवादी पार्टी को इस सीट से जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। और जिस तरीके से बात की जाए, लगातार दोनों ही पार्टियां अपनी सक्रियता इस विधानसभा के उपचुनाव में दिखा रही हैं, जन चौपाल कर रही हैं, लोगों से अपील कर रही हैं। तमाम नीतियां सत्ता पक्ष की गलत बता रहा है विपक्ष, डबल इंजन सरकार को घेरा जा रहा है विपक्ष के द्वारा। और साथ ही साथ अब मायावती ने भी इसमें एक बड़ी बात कह दी है, साफ तौर पर कहा है कि जो 70,000 दलित वोटर्स हैं, जो उसमें जो खाटी वोटर जो बसपा के हैं, वो इस उपचुनाव से खुद को दूर रखे। एक तरफ जहां बसपा ने खुद को इस उपचुनाव से दूर रखा है, वहीं अपने वोटर्स से भी अपील की जा रही है। विश्वनाथ पाल जो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने बताया कि साफ तौर पर अपील की जा रही है बसपा के द्वारा कि उनके वोटर जो है इस उपचुनाव से कहीं न कहीं दूरी बनाकर रखें। विवेक, देखिए, जातीय समीकरण को साधने का प्रयास भाजपा सपा दोनों कर रही है, वहीं मायावती ने अपने वोटरों से चुनाव से दूर रहने की अपील कर दी है। तो अब किस तरह से रणनीति बनाई जाएगी ये दोनों दल की तरफ से? कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण तो होगा। देखिए, अगर बात की जाए तो एकदम आखिरी क्षणों में ये अपील की गई है कि वोटर इस चुनाव से दूर रहेगा। कहीं ना कहीं बसपा ने थोड़ी शिथिलता दिखाई है इस चीज में। बहुजन समाज पार्टी अगर ये चुनाव नहीं लड़ रही है तो उससे पहले ही अपने वोटर से अपील करनी चाहिए थी कि घोसी के चुनाव से ये वोटर दूर रहे। लेकिन अब समय नहीं बचा है। बिल्कुल आज जिस तरीके से ये खबर निकल के सामने आ रही है कि बसपा ने अपने कोर वोटर से इस चुनाव से दूरी बनाने का है, तो वो चीजें पूरी तरीके से ग्राउंड पे होती हुई नहीं दिखेंगी, क्योंकि अब तक जो वोटर्स है वो कन्विंस हो जाता है किसी भी प्रत्याशी, किसी भी पार्टी के प्रति। प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार कन्विंसिंग की जाती है वोटरों की, और आधे से ज्यादा वोटर्स जो है वो कन्विंस हो चुके हैं कि उन्हें किसे वोट देना है। लगभग देखा जाए तो लगभग 15-20 दिनों से ये छावनी की तरह घोसी बना हुआ था, कैंप लगाया जा रहा था, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जन चौपाल की जा रही थी। दर्जनों से ज्यादा विधायक और मंत्री घोसी में भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे डेरा डाले हुए थे और चुनावी संपर्क कर रहे थे। ऐसे में जो वोटर है वो इन्फ्लुएंस होगा ही होगा। और अब तक आधे से ज्यादा 70,000 से ज्यादा की आबादी वाले दलित वोटर है, वो आधे से ज्यादा अब तक इन्फ्लुएंस हो चुके होंगे और कहीं ना कहीं अब तक विचार कर चुके होंगे कि उन्हें साइकिल की सवारी करनी है या कमल को आगे लेके बढ़ना है। जी, धन्यवाद विवेक, हमसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए। खबर दोपहर में अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच